आज हम करने वाले हैं क्या, सेल सिग्नलिंग का रिवीजन। आखिरकार सेल सिग्नलिंग होती क्या है? सेल सिग्नलिंग मतलब मीन्स सेल का एक सेल से दूसरी सेल के साथ इंटरेक्शंस। द मीन ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच सेल्स कंट्रोल इट्स फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट विथ इट्स सराउंडिंग एंड अदर सेल्स। मीन्स सेल्स, जो भी जितनी भी सारी सेल्स हैं, वो अपनी दूसरी सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट और उनका फंक्शन रेगुलेट कैसे करती हैं। तो ये है सेल सिग्नलिंग प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर लाइगेंड एंड इंटरेक्शंस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट रिसीव द लाइगेंड, जो लाइगेंड को रिसीव करते हैं, द मॉलिक्यूल विच रिसीव द लाइगेंड्स इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। प्रोसेस का है, व्हाट इज प्रोसेस है, सबसे पहले लाइगेंड रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंडरी मैसेंजर का होता है जो दूसरों मॉलिक्यूल्स होता है, वो होता है सेकेंडरी मैसेंजर। और फिर वो क्या देता है, रिस्पॉन्स। प्रोसेस, रिसेप्टर पर सबसे पहले लाइगेंड बाइंड कराए, लाइगेंड बाइंड करके इंटरेक्शन करता है मॉलिक्यूल्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस के बाद क्या देते हैं, रिस्पॉन्स, जो है प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मेनली टू टाइप होते हैं। एक सेल सरफेस रिसेप्टर, वे रिसेप्टर्स जो सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, वे होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इंटर सेलुलर रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स विच इनसाइड द सेल, जो रिसेप्टर सेल्स के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं इंट्रिंसिक रिसेप्टर्स। सेल सिग्नलिंग सरफेस पे जो रिसेप्टर हैं सरफेस पे पाए जाता हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, तो स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, उनके लिए हाइड्रोफोबिक क्यों, क्योंकि सेल को आउटर पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए रिसेप्टर चाहिए हाइड्रोफोबिक टू एंटर द सेल। और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं या सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं उसके लिए लार्ज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स या लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड्स मेनली टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक गैसियस एक सॉलिड। गैसियस लिगेंड कौन से होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस लिगेंड हैं। और दूसरे सॉलिड में दो प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। नंबर एक हाइड्रोफिलिक, सेकेंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स विच लविंग्स वाटर और कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक डेड मॉलिक्यूल्स विच रिपेल द वाटर या रिपेल बाई वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। तो डेग क्या है, एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। IP3 हाइड्रोफिलिक। टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, सेल कितनी प्रकार से अपनी सिग्नलिंग करता है। सिग्नलिंग को मीन्स होता है कि एक अपने आप से ट्रांसफर करता है का संदेश दूसरे के लिए, ये होती है सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन मीन्स ऑटो मीन्स स्वयं, अपने के लिए, और सिग्नलिंग संदेश देना। अब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्ट ऑन सेम सेल्स प्रोड्यूसिंग, मतलब जैसे कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स क्या करती हैं, अपने आप को ही सिग्नल्स दे के बार बार नंबर इंक्रीज कराते रहते हैं। तो ये क्या है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कैंसर सेल्स प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स दैट काउज इट्स ऑन सेल डिवीजन। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग बिटवीन क्लोजली कनेक्टेड मीन्स जैसे एक सेल से ये है और इसका रिसेप्टर यहाँ है सरफेस पर, और दूसरी सेल इसकी जस्ट बराबर में हो, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल रिलीज करके या लिगेंड रिलीज करके रिस्पॉन्स करा दी। तो जो बिल्कुल ही पास में है, क्लोजली रिलेटेड सेल्स हैं, उनमें कौन सी सिग्नलिंग होता है, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग बिटवीन नाइबरिंग सेल्स, मतलब जो पड़ोस की सेल्स हैं उनसे अगर इंटरेक्शन नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग किस प्रकार से होती है, जैसे एक सेल्स है,
अब इसके रिसेप्टर से क्या निकलेंगे, रिस्पॉन्स या रिसेप्टर जो है। अब ये अगर अपनी पास की सेल्स पे इफेक्ट डाल रही है, इन पे कंट्रोल रख रही है, पास वाली जितने भी आसपास की सेल्स हैं उन पे कंट्रोल है सेल्स के केमिकल को सिग्नलिंग के द्वारा, तो ये है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन के बाद आती है, पैराक्राइन सिग्नलिंग के बाद आती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन मीन्स, एंडोक्राइन तो जानते होगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन वहीं से आया ये एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मीन होता है कि हार्मोन्स के द्वारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मूविंग थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जितने भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं वो होती है कौन सी, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में कौन कौन आते हैं, हार्मोन्स जैसे एड्रिनल हार्मोन्स है, वो हार्ट बीट मतलब तेज करा देता है, रिलीज कहाँ होता है, पिट्यूटरी के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होकर हार्ट की मसल्स पे वर्क करके उनके कॉन्ट्रैक्शन को तेज करा देता है। तो जो का है एक एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरे सेल टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स, सेल मतलब सेल्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं, GPCR और एंजाइम कपल रिसेप्टर और आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर या आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। GPRC का है, जी एक प्रोटीन है और फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। पेयर्ड कपल्स को मतलब क्या होता है, पेयर में होते हैं ये रिसेप्टर्स ना, इसमें जो प्रोटीन होती है वह कपल्ड होती है, एसोसिएटेड विद GTP बाइंड प्रोटीन्स। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद G प्रोटीन, GB बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंजाइम्स कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स का होता है द रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एंजाइम्स। जितने भी रिसेप्टर के साथ अगर एंजाइम एसोसिएट ही रहो मतलब कंबाइन कर रहे हो तो वो कौन से रिसेप्टर होंगे, एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर्स। और वर्क ऑन एंजाइम्स परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शंस, हैज एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑन इट्स ऑन, इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। आयनोट्रॉनिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो अपने नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, सिनेप्टिक नोड्स में, वो होते हैं आयनोट्रॉनिक रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ आयन चैनल्स। जितने भी आयन चैनल्स में रिसेप्टर्स होते हैं वे सारे आयनट्रॉनिक चैनल्स। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। GPCR जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद दी जी प्रोटीन GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनमें प्रोटीन कौन सी है, GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन में GPCR रिसेप्टर, GCPR रिसेप्टर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन को मीन्स के ये रिसेप्टर जो है GCPR को वो सेल मेम्ब्रेन को 7 बारी ट्रांसफर करता है, 7 बारी ट्रांसेक्ट करता है। ट्रांसेक्ट मीन्स मतलब एक बार में 7 बार सेल को आर पार करता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस द मेम्ब्रेन 7 टाइम्स, इसलिए सरपेन लाइन भी कहते हैं इसे। जी प्रोटीन या इस रिसेप्टर में काफी पाई जाती है, मेनली 3 चीज़ होते हैं, एक अल्फा, बीटा और गामा। जी प्रोटीन अल्फा बाइंड कर लेते हैं GTP प्रोटीन से। GTP प्रोटीन हेट्रोक्राइन मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। पहली यूनिट अल्फा, बीटा और गामा। इसके साथ GDP बंधी होती है। अगर इनएक्टिव फॉर्म में है रिसेप्टर GCPR तो उसके साथ GTP बाइंड रहती है। इसे एक्टिव करने के लिए, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए GTP को हटा के GTP बाइंड करी जाता है। रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होते ही रिसेप्टर यानी कि जो प्रोटीन है जी प्रोटीन 2 भागों में टूट जाती है, एक अल्फा और बीटा। अल्फा चला के अल्फा अपने साथ ले जाता है GTP प्रोटीन के लिए। इनएक्टिव फॉर्म में GDP, एक्टिव फॉर्म में GTP। इसमें एंजाइम
एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जीटीपी हाइड्रोलेज एंड एटीपीएच, जीटीपीएच। जेफ, जेफ का है, जेफ है एक इनवर्सली प्रोसेसिंग हार्मोन जो इन दोनों के लिए दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में पहुंचा देता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जीपीसीआर वंस एक्टिवेटेड सिग्नल वर्क एट कैफ, कैफ की तरह सिग्नल करता है, सिग्नलिंग करता है। जी अल्फा हैज जीटीपीएच एक्टिविटी, जी अल्फा के पास कौन सी एक्टिविटी होती है? जी अल्फा के पास होती है जीटीपी एक्टिविटी। रेगुलेटरी, जीएपी, जीटीपी, एटीपीएच प्रोटीन्स, जीपीपीसीआर सिग्नलिंग एक्टिविटी, जीटीपी पीएच एक्टिविटीज, जी अल्फा। ये कुछ नहीं है, बस वही है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग देख लो किस तरीका से मतलब सेल रिस्पॉन्स करता है या सिग्नलिंग करती है। सबसे पहले लिगेंड आए, वो लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करते ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही अदर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कराए, इंटरेक्शन करने पे जीडीपी हट के जीटीपी ऐड हो जाएगी। और ये कराता कौन है ऐड? ये कराता कैफ, कैफ प्रोटीन होती है। और एक्टिवेट होते ही जी प्रोटीन एक्टिव होते ही अल्फा और बीटा और गामा में टूट जाती है या ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होते ही जीटीपी अल्फा के साथ चली जाता है, रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्सिव कंप्लीट। फिर जीपीआरएस वर्क करता है और जीएपी वर्क करता है। जीएपी जब वर्क करता है वो हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद इनएक्टिव, फिर से वही दोबारा इनएक्टिव फॉर्म चेंज हो जाती है। टाइप ऑफ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन मेनली दो प्रकार के होते हैं। जीएस स्टिमुलेटेड एक्टिवेटेड एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम्स, और जीआई इनहिबिट करते हैं एडेनाइल साइक्लेज को। और भी कई हैं। जी12 साइक्लोस्केलेटल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जी12 एंड जी30 प्रोटीन। जीक्यू एक्टिवेट करती है फास्फो लाइपेज सी बीटा चैन के लिए। अगर किसी भी सेल सिग्नलिंग में अगर ऐसी लाइन है तीर वाली तो इसको मीन्स होता है एक्टिवेट, मतलब एक्टिव है सिग्नलिंग। और इसके साथ एक ऐसे लग जाए तो ये होता है इनएक्टिव या इनहिबिट। ये साइन है एक्टिवेट का और ये है इनहिबिट का। जीएस सिग्नलिंग, अब जीएस सिग्नलिंग कैसे होती है? सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या होता है? लिगेंड बाइंड करते रिसेप्टर से, रिसेप्टर एक्टिवेट होकर रिसेप्टर वर्क करता है जेफ की तरह। जेफ जैसे ही एक्टिवेट होता है जीडीपी प्रोटीन को छोड़ता है, जीटीपी बाइंड करता है। जीटीपी बाइंड करते ही रिसेप्टर यानी कि जी प्रोटीन टूट जाती है जीएस अल्फा और बीटा गामा एंड जीएस में। अल्फा जीएस के साथ जीटीपी बाइंड करता है, जीटीपी को काम कहाँ है? जीएस जीटीपी यानी कि अल्फा जीएस प्रोटीन का वर्क क्या है? वर्क है एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करना या उसके सिंथेसिस को बढ़ाना। जैसे ही एडेनाइल साइक्लेज को सिंथेसिस होता है एटीपी से बाइंड करके यानी कि एटीपी यूज करके सीएएमपी साइक्लेज और एएमपी साइक्लेज बना देता है। फिर उसके बाद एएमपी साइक्लेज बनते ही एएमपी साइक्लेज मतलब 4 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। एएमपी साइक्लेज 4 मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। प्रोटीन काइनेज का होता है प्रोटीन काइनेज एक प्रोटीन है जिसके 4 पार्ट होते हैं मेनली, 2 कैटालिटिक और 2 रेगुलेटरी यूनिट्स। रेगुलेटरी यूनिट्स में बाइंडिंग साइट्स होती हैं 4। किसकी? सीएमपी बाइंडिंग साइट्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स में 4। फोर सीएमपी बाइंड रेगुलेटरी यूनिट। जो 4 सीएमपी बने हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड करेंगे। और प्रोटीन काइनेज पीकेए कैटालिटिक यूनिट्स ऑफ पीकेए सेपरेटेड फ्रॉम रेगुलेटरी यूनिट्स एंड मूव टू न्यूक्लियस। और जो रेगुलेटरी यूनिटी वो कहाँ चली आई? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में कहा रेगुलेटरी प्रोटीन्स सीआरई क्राई कैम्प
रेगुलेटरी एलिमेंट्स, जीन डेट आर द कंट्रोल्ड बाई कैम्प। फिर इसकी न्यूक्लियस वाली सिग्नलिंग देखो, पी की ये क्राई से बाइंड करता है, क्राई बाइंडिंग प्रोटीन्स CBP बन जाएगी, फिर क्राई CBP बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड करके CBP बाइंड करते ही क्राई प्लस CBP को एक्टिवेटेड, यानी कि ये कहाँ है, को एक्टिवेटर है, CREB प्लस CBP, ये क्या है, को एक्टिवेटर प्रोटीन है किसकी, सेल सिग्नलिंग में GS की, जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्राइजीन, क्राइजीन को ट्रांसक्रिप्शन होने लिख रहा है। GS प्रोटीन में दो डोमेन होता है, एक तो रास डोमेन, दूसरो AH डोमेन। GI सिग्नलिंग, GS सिग्नलिंग देख ली, GI सिग्नलिंग सेम ही है, GS सिग्नलिंग GI सिग्नलिंग भी। GI सिग्नलिंग लिगेंड बाइंड करा है रिसेप्टर से, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, वर्क करा है, जैसे ही कैफ वर्क करता है, कैफ वर्क करते ही क्या करता है, GTP को हटा देता है, GDP हटाते ही GTP को ऐड कर देते हैं, GTP ऐड होते ही GI अल्फा और GI गामा बीटा में ब्रेक हो जाता है, एडेनाइल साइक्लेज की सिंथेसिस रुक जाती है क्योंकि ये इनहिबिटर है ना, GI का है एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिटर। CAMP कैंप बनना कम ही जाता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। वो जो GS है वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल्स में, और एडेनाइल साइक्लेज को वर्क का है कॉन्ट्रैक्शन कराना, जब कॉन्ट्रैक्शन कराना, जब एडेनाइल साइक्लेज ही ना हो है तो ये सारी मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे। हाइपर पोलराइजेशन ही जाए, हाइपर पोलराइजेशन क्यों होगा, क्योंकि सेल्स में जो पोटेशियम चैनल होंगे वे ओपन ही होंगे, सेल्स के पोटेशियम चैनल ओपन ही होंगे। एक टर्म और आती है कोलेरा टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन कहाँ है, ये एक इंट्राटॉक्सिन है, इंट्राटॉक्सिन मतलब सेल्स के अंदर पाया जाता है। कोलेरा टॉक्सिन ADP राइबोसाइलेशन कराता है, ADP राइबोसाइलेशन कराता है कौन, कोलेरा टॉक्सिन्स। GS अल्फा कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहता है, एडेनाइल साइक्लेज कंटिन्यूसली बनता रहे वो, मतलब बनता रहेगा और एक्टिवेटेड रहे वो, जैसे GI टॉक्सिन या कोलेरा टॉक्सिन से। कैंप के फॉर्मेशन ज़्यादा हो वो तो इंटेस्टाइनल सेल्स कैल्शियम एंड वाटर इफ्लक्स ही जाए बॉडी से बाहर, और जिससे क्या होगी डायरिया। कोलेरा टॉक्सिस के द्वारा क्या होती है, डायरिया। कोलेरा टॉक्सिस क्वेश्चन सिर्फ इतना आने के वाइड फंक्शंस ऑफ कोलेरा टॉक्सिस, तो कोलेरा टॉक्सिस क्या कराता है बॉडी में, डिहाइड्रेशन ना डायरिया। फिर आता है पर्ट्यूसिस, व्हाट इज पर्ट्यूसिस टॉक्सिस, ये भी एक नई टर्म है। पर्ट्यूसिस टॉक्सिस रेस्पिरेटरी सेल्स अटैकर है, कहा है ये सेल्स कहाँ पे पाया जाता है या किस पे अटैक करता है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिस रेस्पिरेटरी सेल्स पे अटैक करता है। पर्ट्यूसिस टॉक्सिस जो क्या करा रहा हो, ADP राइबोसाइलेशन, ये भी ADP राइबोसाइलेशन ही करा रहा है। GI अल्फा इनहिबिटर है, उसमें GS अल्फा हो, इसमें GI अल्फा इनहिबिट ही रहा है, इनहिबिट करते ही GI अल्फा इनहिबिट कराता का एडेनाइल साइक्लेज को फॉर्मेशन, कंटिन्यूस एक्टिविटी घट जाएगी, CAM कॉम्प्लेक्स फिर बन जाएगा रेस्पिरेटरी, मतलब इनकी भी कंसंट्रेशन बॉडी में घट जाएगी, रेस्पिरेटरी एयरवे कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिन्यूस कफ एंड वूफिंग कफ, और ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स से क्या होता है, वूफिंग कफ। वूफिंग कफ किससे होती है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिस।